नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में इस वक्त हर जुबां पर सिर्फ एक सवाल है कि 28 सीटों के इस उपचुनाव में किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी। क्या बीजेपी सरकार बचा पाएगी? क्या कांग्रेस फिर कर पाएगी सत्ता में वापसी? 87 सीटों वाली कांग्रेस को मैजिक फिगर तक पहुंचने के लिए 28 सीटें चाहिए। 107 सीटों के साथ खड़ी बीजेपी को बहुमत के लिए चाहिए केवल 9 सीटें। आंकड़ों के लिहाज से देखिए तो कांग्रेस के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन दोनों तरफ जीत के दावे इतने मजबूत कि जैसे वोटों की गिनती की औपचारिकता भर बाकी है। नतीजे के पहले कांग्रेस ने ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए तो बीजेपी ने पूछ लिया कि क्या कांग्रेस हार की वजह बताने की प्लानिंग कर रही है। कांग्रेस का दम यह कि इस बार दिवाली लोकतंत्र के रक्षक मनाएंगे। इस बीच बीजेपी ने चुनाव से फारिग होते ही पार्टी में रहकर पार्टी की जमीन खिसकाने वालों से जवाब तलब भी शुरू कर दिया। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 2 पूर्व विधायक गौरीशंकर शेजवार, गजराज सिंह सिकरवार और सांची सीट से बीते चुनाव में उम्मीदवार रहे मुदित शेजवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली है और कहा कि बीज तो पहले ही पड़ गए थे, अब बीजेपी में बगावत की जमीन तैयार होने लगी है क्या? तो इस वक्त जो सवाल ईवीएम में कैद है, सियासी दावों से उठा एक सवाल कि जनता आखिर किसके साथ खड़ी है। 28 सीटों पर हुई 70% वोटिंग गुस्से का वोट है या भरोसे का? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। दिवाली मध्य प्रदेश की जनता और लोकतंत्र के रक्षकों की मंत्री। ये ऐसे ही कहते थे सरकार 5 साल चलेगी, ये ऐसे ही कहते थे कोई की में हिम्मत नहीं है, ये ऐसे ही कहते थे 7वां जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे ही कहते कहते में सरकार को। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ईवीएम मशीनों में 28 सीटों का जनादेश ही नहीं, एमपी का राजनीतिक भविष्य भी कैद है। लेकिन सियासी दलों के दावे ऐसे कि गिनती भर हो जाए, जीत हमारी है। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा तो यहाँ तक कि कांग्रेस अब हार की वजह गिनाने की रणनीति पर काम कर रही है। जब लोग चुनाव हारने की कगार पर होते हैं तो इसी प्रकार की बातें वो करते, तो रीपोलिंग की मांग करते हैं। दूसरे, हार का ठीकरा ईवीएम की चिप हैक हो सकती है, इसकी बात दिग्विजय सिंह करते हैं। तो कमलनाथ जी ये भी कहते हैं कि पुलिस और प्रशासन का भारी दुरुपयोग हुआ है। यानी ये हार का ठीकरा कहां फोड़ा जाएगा 10 तारीख को, उसकी प्री प्लानिंग करने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है और वो कर रहे हैं। 10 नवंबर के नतीजे तय करेंगे शिवराज सरकार का भविष्य, लेकिन मतदान के दूसरे ही दिन शिवराज कैबिनेट के 2 अहम फैसले। लव जिहाद पर सख्त कानून लाएगी सरकार और एमपी में चाइना समेत विदेशी पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। चीनी अथवा अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, परिवहन, विक्रय या उपयोग पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9V 1V के अंतर्गत 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने चुनाव के ठीक बाद पार्टी के भीतर हिसाब किताब भी शुरू कर दिया। मान मनोवल के दौर चुनाव तक ही थे, अब कारण बताओ नोटिस जारी हो रहे हैं। पहली खेप में पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार, मुदित शेजवार और गौरीशंकर शेजवार जैसे वरिष्ठ नेता भी नोटिस के दायरे में आए हैं। कहीं मैंने कोई गलत काम नहीं किया या पार्टी विरोधी काम नहीं किया, ऐसा मैं जवाब दूंगा। और वो यदि व्यक्तिगत सुनवाई का मुझे मौका देंगे अध्यक्ष, तो उनसे जाके मैं मिलूंगा। तो जनता ने मोहर भले चुनाव चिन्ह पर लगाई हो, लेकिन ये मोहर इस प्रदेश के दिग्गज राजनेताओं के सियासी भविष्य पर भी होगी। ये मोहर बताएगी कि राजनीति का बदला रुख वोटर ने मंजूर किया है या नहीं। उपचुनाव सियासी दलों की सेहत पर खास असर नहीं डालते कभी, लेकिन इन उपचुनाव के नतीजे सियासी दलों का जमीन आसमान तय करेंगे। जिस जनता के हाथ में चाबी है, उसी के बूते दिखाया जा रहा है दम। सवाल ये है कि इन जीत के दावों का आधार क्या है? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2 वरिष्ठ और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है मोहन यादव, ये
हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। मोहन जी का बहुत स्वागत। और दूसरे मेहमान हैं विजेंद्र सिंह राठौर, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। विजेंद्र जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं मोहन जी से। मोहन जी, बहुत खुल के इस तरह की जश्न जैसी, अभी से खुश होने जैसी खबरें नहीं आ रही। जीतेंगे जीतेंगे जरूर कह रहे हैं आपके लोग। आपसे ही पूछ लेता हूं, कितनी सीटें आ रही हैं? निश्चित रूप से हम जीतेंगे, और ये चौंकाने वाली बात नहीं है, ये वास्तविकता है कि हमारे अपने जो क्षेत्रों से अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, ये बहुत संतोषजनक है और निश्चित रूप से हम बहुत अच्छे ढंग से जीतने वाले हैं। विजन जी, आपका दावा ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगले सवाल का रुख करेंगे। कितनी आ रही सीटें? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कि मैं आपसे कहूं कि मैं कितने सीटें आ रही हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर, आकलन करता तो है, लोगों लेकिन के भावनाओं के आधार पर नहीं, निश्चित रूप से, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं इस बात को कह सकता हूं कि 10 तारीख के बाद नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, गोपाल भार्गव जी को यथावत रखा जाएगा या शिवराज सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहेंगे या मोहन यादव जी को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, ये जरूर हमारी उत्सुकता इस बात में है कि किसको ये नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। हम लोग तो जो है, क्योंकि वो खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि मैं तो झोला छाप हूं, लेके चला जाऊंगा, तो ये तैयारी मोहन यादव जी को, मैं तो व्यक्तिगत रूप से अगर मैं मानूं तो मैं चाहता हूं कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, योग्य हैं, अनुभवी हैं, तो इनको नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। भाई साहब, आपको धन्यवाद, लेकिन मेरा निवेदन थोड़ा सुन लेंगे प्रवीण जी आपके माध्यम से। मोहन जी, नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है क्या आप? मैंने फिर दोबारा दोहराया कि भाई हमारे पास तो बहुत सारी वैकेंसी भरी पड़ी है, और कांग्रेस के पास दिक्कत ये है कि नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और बहुत सारी चीजें वो माननीय कमलनाथ जी के पास ही है। मैं भाई साहब के माननीय विजेंद्र सिंह जी भाई साहब के लिए नाम, इनसे बढ़िया कोई नाम नहीं है। मैं इनके प्रति शुभकामना भी देता हूँ, और ये वैसे व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि सदन में बहुत सक्षमता से सब काम करने के लिए सक्षम भी है। एक बार विजय जी, आपका चूंकि आपने कहा भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन आकलन अच्छा कर लेते हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं आप। एक दो सवाल इस पर विश्लेषण के लिहाज से ले लेता हूं सर, फिर आपके पास आऊंगा। कहां आपको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा कांग्रेस ने? ग्वालियर चंबल में, या फिर मालवा की, जहां से मोहन जी आते हैं उस इलाके में, मालवा में कहीं आगे तक, धार तक भी चले जाए तो वहां तक, या फिर इधर हमारे अनूपपुर की तरफ, किधर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही होगी कांग्रेस? देखिए, मैं आपसे एक कह रहा हूं, मैंने पहले ही कहा कि नेता प्रतिपक्ष की तैयारी इनको करना है, तो ऐसी कौन सी एक सीट है जिसपे ये दम भर के बोल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि फला सीट हम गारंटी के साथ जीत रहे हैं? एक भी सीट ये बोल नहीं पा रहे हैं कि हम इस सीट को जीत सकते हैं। मैं आपसे बता, कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव ही नहीं था, ये चुनाव आम जनता ने इस चुनाव को लड़ा है, और इस चुनाव में लोगों के सामने मुख्य रूप से बात यह थी कि प्रजातंत्र की जो हत्या की गई है उसको हमें बचाना है। प्रजातंत्र की दीपावली हर हालत में 10 तारीख के बाद हमको मनाना है, जो प्रजातंत्र के शुभचिंतक लोग हैं, और वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये चुनाव बिकाऊ और टिकाऊ का चुनाव था, ये लोगों ने चुनाव लड़ा है, आम जनता ने चुनाव लड़ा है, और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने भरपूर जो है वो मेहनत की है। हमारे पेज प्रभारी से लेकर अध्यक्ष जी तक जी जान से मेहनत की है। इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि 1% कहीं गुंजाइश ही नहीं है। वो तो नेता प्रतिपक्ष का मैंने इसीलिए कहा। अब दिक्कत यह है, जैसे आज ग्वालियर का, चंबल का ले लीजिए, अब इनकी बड़ी लड़ाई है। बीडी शर्मा साहब कहते हैं कि मैं प्रतिनिधित्व करूंगा, नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूं, मैं कैसे पीछे रह जाऊं, और नरेंद्र तोमर जी पहले से ही जो है वहां स्थापित नेता है, अब एक और टाइगर इनके बीच में पहुंच गया। तो झगड़ा इनका आपस का इतना जबरदस्त है कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वहां की राजनीति करेगा कौन, और एक दूसरे को निपटाने में खुद ही लगे हुए हैं। आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो इनके स्तंभ रहे, जितनी इतनी लंबी राजनीति रही, उनको नोटिस देने की शुरुआत हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत हुई। तो ये जो भगदड़ मच रही है या आने वाली 10 तारीख के बाद मचने वाली है, शायद हमें आपके दिमाग में कल मोहन जी भगदड़ मच रही है आपके यहाँ, ये कह रहे हैं विजयन जी, और कह रहे हैं कि एक सीट बताइए दम से जो बिल्कुल जीत रहे हो आप। मैं लाइन से बता सकता हूं, पूरा मालवा से सुपड़ा साहब कांग्रेस का होने वाला 80% से ऊपर जो वोट मिला है, ये भाजपा के लिए एक तरह की डंके की चोट भाजपा की जीत के लिए है। अब रही बात भाई साहब, यही आपको डुबाने वाला है। अरे आप भी रहोगे भाई साहब, हम भी रहेंगे। 10 तारीख में देर कितनी है? नहीं बाल कितने ठहरे भी सामने आते, थोड़े दिन 4 दिन से रखिए आराम से।
4 दिन खुशफहमी पाली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि कमलनाथ जी को वाकई कलकत्ता जाने की तैयारी करा दी है। माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सारा चुनाव उनके माथे पे डाल दिया, कोई मदद करने आने को तैयार नहीं, कहीं से कोई बात आ नहीं रही। लगातार आप देखिए, जब चुनाव डिक्लेयर होगा उसके बाद भी कांग्रेस के विधायक छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। संकेत क्या दे रहे हैं? ये संकेत अपने आप में इस बात का दे रहे हैं कि भाजपा की बयार चल रही है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार चल रही, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में डंका बज रहा। भारतीय जनता पार्टी का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। कांग्रेस के बहुत खराब दिन चल रहे हैं और मैं मान के चलता हूं कि मैं तो थोड़ा सा उज्जैन में रहने वाला हूं। प्रवीण जी, आपको बताना चाहूंगा कि अभी इनकी कांग्रेस और कमलनाथ जी दोनों की राशि खराब चल रही है। आप 10 तारीख को देखिएगा, बहुत बुरी स्थिति होने वाली। अच्छा, तो पहले बता देते आप, तो ये दोष निवारण के लिए महाकाल ही आ जाते। तो विजय जी, आपकी राशि खराब चल रही है आपकी पार्टी की इस वक्त, और वो बाद में बताया मोहन जी ने, नहीं तो आप दोष निवारण करा लेते। अगर मुझे बता देते तो निश्चित रूप से मैं अपने दोस्त के पास जाता और उनसे कहता कि राशि मुझे देख लीजिए। लेकिन जो बड़े राशि देखने वाले भी हैं, उनके हिसाब से, उनकी गणना के मुताबिक भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये बात सरासर झूठ है, इसमें कोई दम नहीं है और ना भाजपा की लहर है। हाँ, ये बात जरूर है, आम जनता के ऊपर जो भाजपा का कहर है उसका जवाब आम आदमी देने को तैयार है। ये जो परसेंटेज बढ़ा है वो इसी बात का सबूत अपने आप में है कि लोग आक्रोशित इस बात से हैं कि जिन कमलनाथ जी की सरकार को 15 साल के इनके कार्यकाल को नकार के बनाया गया था, कांग्रेस की सरकार बनाई थी, और वोटों की सरकार को आपने नोटों की दम पर जो खरीदने का काम किया, 15 साल का जो आर्थिक आपको संपन्नता थी उसके दम पे आपने जो सरकार को गिराने का काम किया, लोग इस बात से जबरदस्त नाराजगी है और वो पोलिंग बूथ के ऊपर दिखी है। और ये मैं आपसे कहता हूं कि जो केवल 3% कम रह गया, पहले तो आप बहुत कुछ ठीक ठाक थे, अब की बार जो है बहुत शायद इतिहास मध्य प्रदेश का ऐसा बनने वाला है और दिशा देश को मध्य प्रदेश देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग जागरूक लोग हैं, उन्होंने समझदारी का परिचय दिया है, तो आपका बड़ा, आपको तो पूरी जीतनी है, 28 ही चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होता। इन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि मोदी जी को इतनी सीटें मिलेंगी। तो ये लक्ष्य जो है ये जनता तय करती है कि किसको बड़ा करना है, किसको छोटा करना है। और जब इनकी गलती है, हम लोग सत्य के साथ खड़े हैं, इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, आपके आने वाले 10 दिन कोई ज्यादा नहीं है, गलतफहमी इनकी भी दूर हो जाएगी। मोहन जी जवाब सुन लिया होगा आपने विजय जी को। मोहन जी जवाब आपका ये बहुत आशान्वित है, बहुत कॉन्फिडेंट है। नहीं चाहता कि मैं ये देखो क्या होता है कि आत्म प्रशंसा में जब व्यक्ति डूब जाते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से उनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। मैं यथार्थ दिखाना चाहता हूं, मैं बार बार बता रहा हूं। आप बताइए, कमलनाथ जी तो ठीक है, दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया ये मशीन खराब है, आप बताओ मशीन खराब है, मशीन अभी से इनको खराब दिखने लग गई, ये वाकई हार का ठीकरा कहां फोड़ के चलने को तैयार है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मेरे को मालूम है रिपोल कराना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ियां हो गई, ये सारी वो कारण है। भाई साहब थोड़ा सा सुनिए तो सही शांति से। मेरा एक निवेदन है कि हम जिस वाकई राजनीतिक क्षेत्र में है तो इस व्यवस्था के आधार पर हमको आकलन करना पड़ेगा। ये हो सकता है 2-4 सीट का अंतर पड़े, लेकिन आप तो 28 के 28 जीतने की बात कर रहे हैं। ये जो वाकई में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कांग्रेस ने चुनाव अपने लिए कराया या कांग्रेस ने जनता के मन जानने के लिए कराया। आप बताइए, जैसे अपने हाथ से बटन दबा अगर कांग्रेस ने 28 सीट जीती हो, मैं आज डंके की चोट कह रहा हूं कि भाजपा भी हो या कांग्रेस हो, 28 के 28 कोई नहीं जीतने वाले। लेकिन यह बात सत्य है, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से 10 तारीख के दिन आप दोबारा डिबेट में बिठाइए, हमारी सीट 20 से ऊपर निकलने वाली है, 24 से ऊपर हमने आकलन करा है, जरूर बढ़ा लेंगे। 2-4 सीट हो सकती है, आपके सामने आएगा और ये सत्य सामने आएगा। कांग्रेस के अंदर बहुत बुरी स्थिति। अच्छा, वो कौन सी जा रही मोहन जी? 4 जो जाने वाली वो बता दीजिए मोहन जी, 4 जो जाने वाली है वो ही बता दीजिए। चलिए, मैं तो ये देखो, राजनीतिक क्षेत्र में जब हम रहते हैं ना, तो मैंने आपसे कहा कि भाई मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, कभी भी 100% लोकतंत्र में अगर कोई स्वाभाविक रूप से चुनाव होगा तो गारंटी नहीं लेना चाहिए कि 100 की 100% सबको मिल जाएगी। स्वाभाविक रूप से जनता के हाथ में रखना पड़ती है और ये कई सारी चीजें कई बार होती है। लेकिन अगर आप कह रहे हो 28 के 28 जीत रहे, आपने ही कहा कि सरकार बनाने के लिए 28 चाहिए। अब कांग्रेस कहां से नेता प्रतिपक्ष की बात ले आई, कहां से मुख्यमंत्री की बात ले आई? कितनी गलत फहमी में कांग्रेस जी रही है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। कांग्रेस का नुकसान कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस की ये जो वर्तमान की गलतफहमी वाली जो लाइन है,
भगवान करे हम तो कहेंगे नेता प्रतिपक्ष बने, कांग्रेस भी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। गलत फहमी में विजयन जी आप, और दूसरी बात यह है वो कह रहे हैं कि अभी से, और ये बात सही भी लगती है कि बिल्कुल मिड इलेक्शन में दिग्विजय सिंह जी ने कल कह दिया था, जिस वक्त वोटिंग चल रही थी तब के ये खराब ईवीएम को लेके उनका ट्वीट आ गया था। दूसरा, मेहगांव से जो आपके कैंडिडेट थे हेमंत कटारे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, सुमावली से गंभीर आरोप लगे प्रशासनिक दुरुपयोग के। अगर ये कहते हैं कि मैं झोला लेके चला जाऊंगा, अगर ये कहते हैं कि मैं, इनके सीएम कहते हैं कि मुझे झोला लेके जाना पड़ेगा, इसको क्या कहेंगे? अगर खुद सिंधिया जी खड़े होकर कहते हैं कि सब लोग मुझे वचन दो, पंजे पे वोट देना है, तो ये इसको आप क्या कहोगे? गोविंद राजपूत जी ने पंजे पे वोट मांगा, इसको आप क्या कहोगे? तो ये एक नहीं, आपके आगरमालवा में आपके सांसद ने कहा कि 30,000 वोटों से कांग्रेस को जिता के भेजना है। तो ऐसे जो बातें हो रही हैं, आप पहले अपनी पार्टी में तो तय करो कि उनको वोट मांगना किसके लिए है, क्योंकि अंतर्मन से जो आवाज निकल रही है उन्हें पता है कि अरे वो आपके मालूम है, आवाज निकल रही है, कुछ भी किया हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जनता जनार्दन जब सोच लेती है, सुन लीजिए यादव जी, जनता जनार्दन जब ठान लेती है तो 28 का नहीं 38 का आंकड़ा भी जनता जनार्दन पार करा सकती है। तो आप 10 तारीख तक पालना है, आप पाल के रखो। 10 तारीख के बाद हमारे शुभकामनाएं हैं कि आप कांग्रेस को ये मान के चल रहा है कि ताकि हम लोग मिलके जो है मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। कांग्रेस की गलतफहमी यही है कि कांग्रेस अपनी यथार्थ नहीं आना चाहती है। मैं दोबारा हम तो शुभकामनाएं भैया, हम तो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैंने आपसे फिर कहा कि कांग्रेस हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, थोड़ी बोल रहे। मैं मानता हूँ ना, अरे मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपको, भाजपा की सरकार बनाए रखने की आपकी शुभकामना स्वीकार करता हूँ, निश्चित रूप से आपको धन्यवाद है। आप प्रतिपक्ष में बहुत अच्छे से भूमिका निभाएंगे। 15 साल निभाई थी, 1.5 साल में सरकार चला नहीं पाए। कांग्रेस की कमजोरी है कि कांग्रेस के अंदर जिस ढंग से लीडरशिप खड़ी करने का एक नया संकट चालू हुआ था कि जो वरिष्ठ लोग वाकई थे वो छूटे गए थे। कांग्रेस ने अपने लगातार जो पहाड़ बना करके चलाया था, अभी कुछ और भी खरीदने का इरादा है क्या? अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दोगे भाई साहब? कुछ और खरीदने की तैयारी है क्या? मैं आपको एक बताऊं कि दिग्विजय सिंह जी के भाई वापस बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए, कांग्रेस ने कितने में खरीदा था उनको? तो आप जवाब दे देंगे थोड़ा सा? प्रवीण भाई, अब मैं आपसे पूछता हूं कि उस वक्त सरकार नहीं गिर रही थी। लक्ष्मण उस वक्त सरकार गिरने की स्थिति में थे। 50 लोग हैं जो कांग्रेस से यहाँ पे आए। मेरा ये कहना है वो कांग्रेस में गए तो उन्हें कितने पैसे देके कांग्रेस ने खरीदा? कहता रहा कांग्रेस ने कोई सरकार नहीं गिर रही थी। मैंने निवेदन किया कि सरकार गिरने नहीं गिर रही थी, ये खरीदने बेचने का दिमाग कांग्रेस के अंदर अगर आता है तो कांग्रेस तो इन्होंने भी 22 के बाद जो गिराए, सबको पता। अरे बिजन जी, इन्होंने 22 के बाद जो एमएलए लिए, 22 तो सिंधिया जी के साथ आए, 22 के बाद जो लिए वो तो बिना सरकार जाने के बाद आए, तो मतलब वो बिकाऊ नहीं है आपको लगता है? ये जो बाकी के 6 और ये दमों के साथ हुए, ये बिकाऊ नहीं होंगे आपको लगता है? अगर इनको डर नहीं होता, अगर डर नहीं होता तो राहुल लोधी को क्यों खरीदा? अगर डर नहीं होता तो राहुल लोधी को क्यों लिया? तो ये इनके मन में डर बैठा हुआ है, इसलिए इन्हें प्रदर्शित करना पड़ रहा है कि फला निर्दलीय हमारे साथ है, फला निर्दलीय हमारे साथ है। ये आपका अंदर का जो डर है, ये बेचैनी है, या अंदर आपकी जो रिपोर्ट है खुफिया की, उसकी वजह से आप डरे हुए हो। लेकिन कुछ नहीं होने वाला, आपको नेता प्रतिपक्ष में हम बिठा के रहेंगे। अरे नेता प्रतिपक्ष में बिठा के रहेंगे, आप घबराओ मत। आपको तो मंत्री का प्रोटोकॉल चाहिए। एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल मोहन जी आपसे, एक सवाल ले लेता हूं मैं, एक सवाल आपसे भी ले लेता हूं मोहन जी। वो आज जो कार्रवाई हुई, आज जो कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए आपके प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के द्वारा, कहा जा रहा है सिंधिया जी नाराज बहुत हुए हैं कि जो पार्टी के ही पुराने लोग हैं उस इलाके के, जैसे सेजवार जी का भी नाम उसमें आया और भी जगह आया, उन्होंने मदद नहीं की। तो क्या ये उन्हीं को, सिंधिया जी को ही संतुष्ट करने के लिए नोटिस जारी हुए? नहीं, देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी वो एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जनसंघ के समय हटाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं होता कि राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी सोनिया गांधी जी और 20 साल निकल जाते। हमारे यहाँ तो जो भी पार्टी की लाइन के खिलाफ जाता है, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, हमारे यहाँ इसके बारे में निर्णय करते हैं। हमने देखा है आपके सामने, माननीय आडवाणी जी ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा था। तो ऐसे घटनाक्रम जब होते हैं पार्टी में, इस बात को बना नहीं पाए। मैंने आपसे फिर दोबारा बोला भाई साहब कि आप जरा सुन लीजिए, मैं बोलूंगा
जो सिंधिया जी के बगैर मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई। जब निर्णय करते हैं तो पार्टी के अंदर कितना ही बड़ा आदमी हो, वो पार्टी से बड़ा नहीं है, और पार्टी इस बात को देखती है, जबरदस्ती कार्रवाई भी नहीं करती है, और अगर संतोषजनक जवाब आए तो संतुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई शिकायत है तो उस पर कार्रवाई जरूर करते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं करते हैं। हमने सबने देखा कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ने उज्जैन में बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें दिन अगर नहीं होगा तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। अभी तक तो 150 मुख्यमंत्री बन जाते हैं इनके 1.5 साल के अंदर, लेकिन ये करा पाए क्या? एक मुख्यमंत्री ने तो उनकी बात नहीं मानी राहुल गांधी जी ने। अभी महिला के मामले में अपमानजनक टिप्पणी करी, राहुल गांधी जी ने स्वयं ने क्या कहा, लेकिन कमलनाथ जी ने मानी क्या उनकी बात? ये कांग्रेस है, भाजपा में ऐसा नहीं होता। भाजपा में पूरी पार्टी अपने अध्यक्ष के पीछे खड़ी रहती है, प्रदेश इकाई हो, राष्ट्रीय इकाई हो, जिला इकाई हो, मंडल इकाई हो, और ये हमारी परंपरा भी है और हम उसका सम्मान करते हैं। पार्टी अनुशासन से चलती है, चलना भी चाहिए। मोहन जी, एक सवाल लेते हैं विजयन जी से। विजयन जी, क्या मुद्दा चला होगा आपको लगता है? कौन सा मुद्दा? चलिए मैं मान लेता हूं एक बार, हालांकि ये थोड़ा सहज विश्वसनीय फिगर नहीं है, लेकिन मैं इस डिबेट के दौरान तक के लिए मान लेता हूं, तो कौन सा फिगर चला होगा पूरे 28 सीटों में? आपका कौन सा मुद्दा चला होगा? देखिए, फिगर चला है केवल 2। नंबर 1 बिकाऊ और टिकाऊ, नंबर 2 वफादार और गद्दार। 2 मुद्दे ये चले हैं, इनके ऊपर ये चुनाव हुआ है। और मध्य प्रदेश में 1.5 साल के अंदर कमलनाथ जी के किए हुए काम, 3 बातें मुख्य रूप से ये चली हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, बड़ी बढ़ाई कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी अपने आप निर्णय, अरे सिंधिया जी के बगैर आप अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए, 100 दिन तक आप अपना मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए, तो ये आप कहां से ठीक है, माफ कीजिए, मुझे यही रोकना पड़ेगा। विजयन जी को भी, दोनों मेहमानों का यहीं पर शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त हमको इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दावे सुन रहे होंगे दर्शक दोनों अलग अलग तरह से। हालांकि ये बिकाऊ टिकाऊ इसलिए भी पूरी जगह एप्लीकेबल इसलिए नहीं हो सकता कि आगर और जौरा में जो चुनाव हुए वो बिकाऊ टिकाऊ के कारण नहीं हुए, ब्यावरा में जो हुआ वो बिकाऊ टिकाऊ कारण नहीं हुआ, बल्कि एक निधन कारण खाली हुई सीट थी। तो कुल मिला के सहज विश्वसनीय बहुत दोनों के दावे नहीं लगते, लेकिन फिर भी वोटर ने क्या तय किया है वो तो कल ही तय कर दिया। इंतजार करना होगा 10 तारीख तक को, जब नतीजे आएंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।